अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट। यार कल ना मेरी छुट्टी है, बड़ा अच्छा मूड है। सोच रही हूँ घर पे आराम से ना कोई नई फिल्म या सीरीज देखूंगी। अरे वाह, क्या बात है। कुछ ज़हन में है या अभी बस तलाश जारी है? नहीं नहीं, अभी कुछ फाइनल नहीं किया। देखूंगी नेटफ्लिक्स वगैरह पे क्या नया आया है, क्या चल रहा है आजकल। अच्छा सुनो, वो आर्यन खान की नई सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर, पैड्स ऑफ बॉलीवुड। सुना है काफी शोर मचा हुआ है इसका, लोग बहुत बातें कर रहे हैं। वो देखो ना। हाँ यार, बिल्कुल सुना है मैंने भी। कहते हैं आते ही मतलब धूम मचा दी है। क्योंकि पिक्चर तो सालों से बाकी है, लेकिन शो तो अब शुरू होगा। वैसे भी आर्यन खान की डायरेक्शन में पहली चीज है, तो लोगों की दिलचस्पी तो जाहिर है होनी ही थी। बिल्कुल, और आते ही सिर्फ धूम नहीं मचाई, एक बड़ा क्या कहते हैं तनाजा भी खड़ा हो गया है। खासतौर पर वो जो साबिक एनसीबी ऑफिसर है ना, समीर वानखड़े, उनके साथ। अच्छा। जी हाँ, मामला सीधा कोर्ट तक पहुंच गया है। ओहो, ये तो मैंने मिस कर दिया था। कोर्ट तक? मतलब मामला संजीदा है। चलो फिर आज इसी पर थोड़ी गहराई में बात करते हैं। आखिर ये हंगामा है क्या, क्यों है, और इसके पीछे की कहानी क्या है? हाँ बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। तो किस्सा कुछ यूं शुरू हुआ कि समीर वानखेड़े, याद है ना आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है, एनसीबी वाले। जी, वही साबिक एनसीबी ऑफिसर जो आर्यन खान के 2021 वाले मशहूर क्रूज शिप केस में काफी नुमाया थे। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। किसके खिलाफ? उन्होंने ये जो सीरीज है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी है। जी बिल्कुल, उन सब के खिलाफ हत्के इज्जत यानी डिफेमेशन का मुकदमा दायर किया है। ओह, यानी सीधा कानूनी जंग का ऐलान। ये तो काफी बड़ा कदम है। हत्के इज्जत मतलब वो कह रहे हैं कि शो में उनकी बेइज्जती की गई है, उनकी साख्त को नुकसान पहुंचाया गया है। बिल्कुल यही। और वो सिर्फ ये नहीं कह रहे, बल्कि उन्होंने अदालत से दो बड़ी मांगें की हैं। एक तो ये कि शो पर मुस्तकिल पाबंदी लगाई जाए, जिसे वो कानूनी जबान में परमानेंट इंजंक्शन कहते हैं। मुस्तकिल पाबंदी मतलब शो को हमेशा के लिए रोक दिया जाए। जी हाँ, और दूसरा मुतालबा है 2 करोड़ रुपए हर्जाने का। 2 करोड़? हाँ, कि उनकी साख्त को जो नुकसान पहुंचा है, उसके बदले में उन्हें 2 करोड़ रुपए अदा किए जाएं। लेकिन उनका बुनियादी इल्जाम क्या है? मतलब शो में ऐसा क्या दिखाया गया है जिस पर उन्हें इतना शदीद एतराज है? उनका कहना है, और ये बात उन्होंने अपनी पिटीशन में लिखी है, कि शो में एक किरदार है जो साफ तौर पर उन पर मबनी है और उन्हें मनफी अंदाज में पेश करता है, उनका मजाक उड़ाता है। कैसा किरदार है वो? क्या करता है शो में? उनके मुताबिक शो में एक सीन है जिसमें एक अफसर दिखाया गया है। ये अफसर बड़ा तेज तर्रार है, ऊंची आवाज में बात करता है, खुद को ड्रग्स के खिलाफ जंग का सिपाही बताता है। You know who I am? I am part of NCG. ए, पकड़ इसको। ये अफसर एक बॉलीवुड पार्टी में जबरदस्ती घुस जाता है, वहां मौजूद लोगों पर, पूरी इंडस्ट्री पर चीखता चिल्लाता है, और फिर वहां से एक मशहूर शख्सियत यानी सेलिब्रिटी को गिरफ्तार कर लेता है। ये तो सुनने में वाकई 2021 वाले वाकई की याद दिला रहा है ना? बिल्कुल। और वानखेड़े का दावा है कि सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि उस किरदार की शक्ल सूरत, उसका हुलिया भी जानबूझकर उन जैसा बनाया गया है। अच्छा, जैसे? जैसे उसका हेयर कट, उसके कपड़े पहनने का अंदाज, खास तौर पर वो सफेद शर्ट और गहरी पैंट वाला लुक जो वानखेड़े अक्सर रखते थे, ये सब नकल किया गया है ताकि देखने वालों को फौरन अंदाजा हो जाए कि ये किसकी पैरोडी है। ओह। उनका कहना है कि ये सब उनकी तज़हीक करने, उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया है। और इसमें टाइमिंग का भी जिक्र है ना? वो कह रहे हैं कि ये सब एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब उनसे जुड़े कुछ कानूनी मामलात अभी भी चल रहे हैं। जी, अदालतों में, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट और वो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट है। एनडीपीएस कोर्ट यानी मुंशियात वाले केसेस की अदालत। हाँ, तो उनका कहना है कि ये उन्हें कमजोर करने की कोशिश है। हाँ, ये नुक्ता उनके लिए बहुत अहम है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ तफरीह या तंज नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी कोशिश है उनकी साख को मजीद नुकसान पहुंचाने की, खास तौर पर जब कानूनी अमल अभी जारी है।
ये एक तरह से अवामी राय को उनके खिलाफ करने की कोशिश है। ये बात तो है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि अगर उन्हें हर जाने की रकम मिलती है ना, हाँ। तो वो उसे अपने पास नहीं रखेंगे। अच्छा, तो फिर? वो उसे मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को अतिया कर देंगे। ये अतिया वाली बात तो काबिले जिक्र है। अच्छा, क्या सिर्फ वानखेड़े ही ऐसा महसूस कर रहे हैं या बाकी लोगों ने भी इस किरदार में कुछ मुमासलत देखी? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। जैसे ही सीरीज रिलीज हुई ना, सोशल मीडिया पर फौरन ये बहस शुरू हो गई थी। बहुत से लोगों ने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर इस किरदार और वानखेड़े के बीच की मुमासलत को नोट किया और इस पर तबसरे शुरू कर दिए। तो ये सिर्फ वानखेड़े का एहसास नहीं, बल्कि एक अवामी तासुर भी बन गया। समझ में आ रहा है। ये इल्जामात वाकई संजीदा हैं। लेकिन इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2021 में वो जो असल केस था आर्यन खान वाला, उसको जरा तफसील से याद कराएं ताकि सुनने वालों को पूरा पस मंजर वाज़ेह हो जाए। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मौजूदा तनाज़े की जड़ें वही हैं। अक्टूबर 2021 की बात है। समीर वानखेड़े उस वक्त एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल चीफ थे। हाँ, ड्रग्स वाली एजेंसी। जी। तो वानखेड़े की क़यादत में एक टीम ने मुंबई से गोवा जाने वाले एक लग्जरी क्रूज शिप, कॉर्डिलिया नाम था उसका, उस पर छापा मारा। खबर ये थी कि वहां एक रियो पार्टी चल रही है जिसमें मुबैना तौर पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। और उसी छापे में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, शाहरुख खान के बेटे को, और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। ये खबर तो मतलब जंगल की आग की तरह फैली थी। बिल्कुल। आर्यन खान और उनके दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। आर्यन को तकरीबन 25 दिन जेल में गुजारने पड़े। 25 दिन? जी। ये मामला मीडिया में एक तूफान बन गया था। हर चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस यही बहस थी। बहुत ज्यादा क़ियासराइयां हुई, इल्जामात लगे, दिफा किया गया। हाँ, मुझे याद है। वो बहुत ही हंगामा खेज वक्त था। लेकिन फिर इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया, है ना? बहुत बड़ा ट्विस्ट। तकरीबन 7 महीने बाद मई 2022 में खुद एनसीबी ने, यानी जिस एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, जी हाँ, उसी ने आर्यन खान को तमाम इल्जामात से क्लीन चिट दे दी। एनसीबी ने अपनी फाइनल चार्जशीट में कहा कि आर्यन खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, न किसी साजिश का, न उनके पास से कोई मंशियात बरामद होने का। यानी जिस बुनियाद पर इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई थी, वो बुनियाद ही कमजोर निकली। सरकारी तौर पर तो यही कहा गया। और इस दौरान वानखेड़े को भी इस केस की तहकीकात से हटा दिया गया था। उन पर खुद संगीन इल्जामात लगने शुरू हो गए। अच्छा, जैसे केस को सही तरीके से हैंडल न करना, तरीकाकार की खिलाफ वर्जी करना, यहाँ तक कि भत्ताखोरी यानी एक्सटॉर्शन के इल्जामात भी सामने आए। भत्ताखोरी? जी, कहा गया कि उन्होंने मुबैना तौर पर शाहरुख खान के खानदान से आर्यन को केस में ना फंसाने के एवज 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी थी। 25 करोड़? ये तो बहुत ही संगीन इल्जाम है। जी हाँ। हालांकि वानखेड़े ने इन तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है और उन्हें अपने खिलाफ साजिश करार दिया है। लेकिन इन इल्जामात की बुनियाद पर सीबीआई, जी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो मुल्क की सबसे बड़ी तहकीकाती एजेंसी है, उसने वानखेड़े के खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू की, जो अभी तक जारी हैं। तो ये है वो पूरा पस मंजर। अब समझ में आया कि ये मामला इतना पेचीदा क्यों है। एक तरफ वो केस जिसमें आर्यन खान बरी हुए और दूसरी तरफ वो अफसर जिसने उन्हें गिरफ्तार किया अब खुद इल्जामात की जद में है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड इसी 2021 वाले वाक़े का, उन तमाम तजुर्बात का एक तख्लीकी जवाब है? क्या आर्यन खान अपनी डायरेक्शन में बनी पहली सीरीज के जरिए कुछ कहने की, अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। अगरचे बनाने वालों ने यानी रेड चिलीज या खुद आर्यन खान ने ऑफिशियली ये कभी नहीं कहा कि ये किरदार वानखेड़े पर मबनी है, लेकिन जो इशारे हैं वो काफ़ी वाज़ेह हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया, वो सीन जिसमें अफसर एक बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को निशाना बनाता है, वो आर्यन की गिरफ्तारी के हालात से काफ़ी मिलता जुलता है। और फिर वो ख़ास बात जो कई लोगों ने नोट की। कौन सी? कि सीरीज के पहले एपिसोड के बिल्कुल आखिर में स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा आता है, से नो टू ड्रग्स, मंशियात को ना कहें, और उसके फौरन बाद क्रेडिट आता है डायरेक्टेड बाय आर्यन खान। हाँ, ये तो वाकई बहुत मायने खेज जक्स्टापोजिशन है।
यानी एक तरफ सामाजिक पैगाम और दूसरी तरफ फौरन अपना नाम देना। ये तो सीधा इशारा लगता है कि वो इस मामले से खुद को जोड़ रहे हैं, लेकिन अपने अंदाज में। बिल्कुल, ये एक तरह से ओनिंग द नैरेटिव यानी कहानी पर अपना कंट्रोल कायम करने की कोशिश लगती है। और ये भी देखना होगा कि ये सीरीज सिर्फ उसी एक वाक्य पर नहीं है। कहा जा रहा है कि ये मजमूई तौर पर बॉलीवुड की दुनिया पर, उसकी चकाचौंध, उसकी अंदरूनी सियासत और उस पर होने वाली अवामी बहस पर एक तंज है। अच्छा, यानी ये सिर्फ वांखड़े वाले मुबैना किरदार तक महदूद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जराए और रिव्यूज के मुताबिक सीरीज में कई और किरदार और कहानियां हैं जो हकीकी जिंदगी के वाकयात और शख्सियात से मुतासिर लगती हैं। मसलन? मिसाल के तौर पर एक किरदार है जिसे मूवी माफिया के सरबराह के तौर पर दिखाया गया है और बहुत से लोग उसे करण जौहर के अवामी इमेज का अक्स समझ रहे हैं। अच्छा। इसी तरह बॉबी देओल का जो अपना किरदार है वो उनके इंटरनेट पर बने लॉर्ड बॉबी या बॉबी वुड वाले मीम्स और इमेज पर खेलता हुआ नजर आता है। ओ, यानी ये एक बड़ा कैनवस है जिसमें बॉलीवुड के मुख्तलिफ पहलुओं पर तंज किया गया है, और ये वनखेड़े वाला मुबैना किरदार इसी पैटर्न का एक हिस्सा हो सकता है। ये तो मामले को और दिलचस्प बना देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ जाती बदला नहीं, बल्कि इंडस्ट्री पर एक वसीतर तबसरा हो सकता है। बिल्कुल, ये एक मेटा किस्म की सीरीज लगती है जो बॉलीवुड के बारे में बात करते हुए खुद बॉलीवुड के क्लीशेज और सच्चाइयों को इस्तेमाल कर रही है। इससे ये दलील भी मजबूत होती है कि तख्लीककार कह सकते हैं कि ये सब अफसानवी है, हकीकी जिंदगी से मुमासलत महज इत्तेफाकी है। इस सारी कानूनी और तकलीकी बहस के बीच एक इंसानी पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने कहीं पढ़ा था कि बॉबी देओल, जो इस सीरीज में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में या शायद किसी पॉडकास्ट में आर्यन खान के बारे में बहुत जज्बाती अंदाज में बात की है। हाँ, ये बात बहुत अहम है और इस पूरे मामले को एक अलग जाविया देती है। बॉबी देओल ने कहा कि आर्यन ने बहुत ही कम उम्री में वो कुछ झेला है जो किसी बच्चे को नहीं झेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस नौजवान पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने आर्यन के टैलेंट की, उनकी हिम्मत की बहुत तारीफ की और कहा कि उनमें एक खास बात है, एक कशिश है जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन जिस दबाव और स्क्रूटनी, मतलब जांच पड़ताल, ये सुनकर वाकई दिल को कुछ होता है। बॉबी देओल खुद एक फिल्मी खानदान से हैं, वो इंडस्ट्री के दबाव को समझते होंगे। उनकी ये बात हमें याद दिलाती है कि इस सारे शोर शराबे, इल्जामात और कानूनी कार्रवाइयों के पीछे एक नौजवान है जिसकी जिंदगी पिछले कुछ सालों में ड्रामाई तौर पर बदली है। सही। इससे ये ख्याल भी आता है कि शायद ये सीरीज बनाना, ये कहानी कहना आर्यन के लिए अपने उन तजर्बात को समझने, उन्हें प्रोसेस करने और शायद उनसे आगे बढ़ने का एक तरीका हो। ये सिर्फ बदला लेने या तंज करने से ज्यादा गहरी बात हो सकती है। बिल्कुल, ये जाविया बहुत अहम है। ये हमें याद दिलाता है कि आर्ट अक्सर जाती तजर्बात से ही जन्म लेता है, खासतौर पर मुश्किल तजर्बात से। और यहीं से एक और दिलचस्प बहस जुड़ती है जिस पर कुछ तज्जिया निगार और निकात बात कर रहे हैं। वो क्या? वो ये कि ये सीरीज बॉलीवुड की एक और पुरानी और पेचीदा बहस को भी छेड़ती है, यानी इनसाइडर बमुकाबला आउटसाइडर, अंदर वाले बमुकाबला बाहर वाले। ये कैसे? आर्यन खान तो खुद शाहरुख खान के बेटे हैं, वो तो इनसाइडर की बेहतरीन मिसाल हैं। उन्हें तो इंडस्ट्री के दरवाजे खुले मिले होंगे, वो आउटसाइडर की कहानी क्यों या कैसे सुनाएंगे? यही तो इसमें दिलचस्प मोड़ है। तज्जिया निगार कह रहे हैं कि आर्यन ने, जो खुद एक नेपो बेबी हैं, यानी फिल्मी खानदान का बच्चा, जी, उन्होंने इस सीरीज में मरकजी किरदार आसमान को एक आउटसाइडर के तौर पर पेश किया है जो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि इस आउटसाइडर के नुक्ता नजर को बनाने के लिए आर्यन ने मवाद कहां से लिया है? कहां से? इंटरनेट से। इंटरनेट से? मतलब सोशल मीडिया पर चलने वाली बहसें, रेडिट के थ्रेड्स, यूट्यूब पर चलने वाली साजिशी थ्योरियां, मीम्स, ऑनलाइन तबसरे, उन सब से मुतासिर होकर उन्होंने एक आउटसाइडर का बयानिया तख्लीक किया है।
ये ऐसा है जैसे वो कह रहे हो कि ठीक है, आप लोग इंटरनेट पर हमारे बारे में ये सब कहते हैं, तो लीजिए मैं इसी मवाद से एक कहानी बनाता हूँ। वाह, ये तो बहुत ही लेयर्ड बात है। यानी एक इनसाइडर इंटरनेट पर मौजूद आउटसाइडर पर्सोना को अपनाकर उसी इंडस्ट्री पर तबसरा कर रहा है जिसका वो खुद हिस्सा है। ये तो खुद शनासी भी है और शायद एक तरह का तंज भी उन लोगों पर जो ऑनलाइन बैठकर इंडस्ट्री को जज करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़हीन तरीका हो सकता है उन तमाम बहसों को एड्रेस करने का। और यहीं पर वो बात भी आती है जो कुछ रिव्यूज़ में कही गई हैं कि सीरीज़ के आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट है जो इस इनसाइडर आउटसाइडर की पूरी बहस को उलट कर रख देता है। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ वानखेड़े वाले तनाज़े से कहीं ज़्यादा गहरा है। इसमें बॉलीवुड की ताकत की हरकियात, नेपोटिज्म पर बहस, अवामी तासुरात की तश्कील में सोशल मीडिया का किरदार और खुद शिनासी जैसी कई परतें हैं। आर्यान ने शायद कई निशाने एक साथ साधे हैं, नेपोटिज्म पर, मूवी माफिया के तसव्वुर पर, मीडिया ट्रायल पर और शायद अपने ऊपर लगे इल्जामात पर भी। तो ये सिर्फ एक नौजवान का गुस्सा या रद्द अमल नहीं, बल्कि बॉलीवुड पर बॉलीवुड की तरफ से एक पेचीदा कमेंट्री लग रही है जो बेवक्त तनकीद भी करती है और शायद दिफा भी। बुनियादी तौर पर हम एक ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं जहां एक तरफ समीर वानखेड़े हैं जो अपनी पेशावराना साख और इज्जत के दिफा के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी किरदार कुशी की गई है। दूसरी तरफ आर्यान खान हैं जो अपने तख्लीकी इजहार का हक इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद इस अमल में अपने ज़ाती तिल्ख तजुर्बात को भी शामिल कर रहे हैं। ये कानून, आर्ट और ज़ाती तारीख का एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर है। और अब ये मामला अदालत में है। दिल्ली हाई कोर्ट को ये फैसला करना है कि क्या वाकई वानखेड़े की हद की इज्जत हुई है, क्या शो में दिखाया गया किरदार बराह रास्त उन पर मबनी है, क्या उससे उनकी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, और क्या तख्लीकी आज़ादी की भी कोई हद होनी चाहिए, खास तौर पर जब किसी शख्स की हकीकी जिंदगी और कानूनी मामलात पर असर पड़ रहा हो। ये आसान सवालात नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ वही क्लासिकी सवाल उठता है, आर्ट कहाँ तक जिंदगी की नकल कर सकता है और कब ये नकल ज़ाती हमला या बदला बन जाती है? क्या ये तख्लीकी लाइसेंस है या किसी के जिंदगी को मनफी तौर पर पेश करने का लाइसेंस? इसका जवाब अक्सर बहुत धुंधला होता है। सच कहूं तो ये सारी गुफ्तगू, खास तौर पर बॉबी देओल की बात और ये इनसाइडर आउटसाइडर वाला एंगल जानने के बाद मेरी दिलचस्पी इस सीरीज में और भी बढ़ गई है। अब ये सिर्फ एक तनाज़ा नहीं लग रहा, बल्कि एक तयदार कहानी लग रही है। मैं ये सीरीज जरूर देखूंगी। ये समझना दिलचस्प होगा कि आर्यान उन तमाम सेंसिटिव मौज़ूआत को, खास तौर पर अपने तजुर्बे की परछाइयों को स्क्रीन पर कैसे बुना है। ये वाकई बॉलीवुड के मौजूदा कल्चर और शायद मुस्तकबिल पर भी एक अहम दस्तावेज साबित हो सकती है। उसकी बेपनाह मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया पर हुआ ट्रायल, फिर आर्यान की बरीयत, वानखेड़े के खिलाफ तहकीकात और अब ये सीरीज और इस पर शुरू होने वाला कानूनी तनाज़ा, ये पूरा चक्कर हमें बॉलीवुड, कानून नाफिज करने वाले इदारों, मीडिया और आवाम की राय के दरमियान जो पेचीदा और अक्सर टकराव वाला रिश्ता है, उसके बारे में क्या सिखाता है। ख़ास तौर पर आज के दौर में जब खबरें और कहानियां पलक झपकते बनती और बिगड़ती हैं और सच्चाई अक्सर शोर में कहीं खो जाती है। इस तहकीक में हमारी मदद की हैदर हसन ने। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट। खुदा हाफिज।